खड़ा होइए। सुना सुनी किया जाए, इसीलिए तो सुन रहे हैं। एक में काहे चले, दोनों में चले तो बढ़िया है, कोई किसी का नहीं हंसेगा। चलिए पहला क्वेश्चन। बैठो तुम में खड़ी हो जाती है बिना बोले, उसको ना खड़ा किए हैं। बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश कौन सा है? अमेरिका। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला? सबसे कम। अच्छा, किसने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1999 के प्रारंभ में उस दौरान पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1000। 6 अरब। अभी कितना है? 6 अरब से लगभग है। ज्यादा है तो कितना है? 6 से 8 है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश बताओ। भारत सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। बैठो, आज मजा आएगा। खड़ा हो, बताओ सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है? पहले बताओ, भारत महादेश है कि देश है? भारत महादेश है। तो भारत महादेश में कितने देश हैं? 28 गो देश हैं। इन 28 देश में कितने राज्य हैं? तू तो एकदम गर्दा उड़ेले हैं। आज तो थोड़ा गर्दा उड़ा दोगे बहिनी। एशिया महादेश में विश्व के कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? कैसे रिजल्ट दे भी तू? 100। बैठ बैठ बैठ, टाइम पास ना, डंडा पास करे पड़ेगा। खड़ा। नहीं याद है? सीधे सरेंडर। ओके, तू है छेकौली। ये तो कहते ना कि सुनिए, देख याद है? पूछिए। चल बताओ सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है अभी? बांग्लादेश में। और सबसे कम जनसंख्या किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है? एशिया में। सबसे कम? नहीं पता है ना, पता होना भी नहीं चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। चल बैठ बैठ बैठ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? हाँ, देश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश? सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश? अब हमरा का पता था, दोनों स्टोरी है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश? किसने कहा था कि एशिया में बहुत कम जगह पर बहुत अधिक और बहुत अधिक जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं? ओके, चलिए आप बैठिए, आप पास हो गए। खड़ा। बताओ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश कौन सा है? देश कौन सा है? देश? हाँ, सबसे अधिक बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछ रहे हैं। बांग्लादेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? दोनों बांग्लादेश। इसी का तो मजा है, धरा गया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ओके,
वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 8 और 2। ओके। प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? वैसा कारक जिसके कारण लोगों को अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर करता है। हाँ जैसे बेरोजगारी, हाँ हाँ। ओके। जनसंख्या घनत्व के परिभाषा और सूत्र बताओ। निवास करने वाले लोगों की संख्या, परिभाषा दो। एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या। बैठ जाइए। अरे का होल बहो? तो जगदेव भैया गर्दा उड़ा दिल तुम। चलिए खड़ा होइए, बताओ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश की है? देश महादेश में अंतर बुझाता है। हम क्या पूछ रहे हैं? महादेश बोले हैं जी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश? कम वाला? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताओ। जनसंख्या वाला देश मंगोलिया। और सबसे कम जनसंख्या, अरे क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है अपने से। इसे का लग जाइत है, लग तो है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश बताओ। मंगोलिया। सब तो मंगोलिया चलित है। बट बोला है क्या था बा? पूछी। चलिए तो बताइए अभी विश्व की जनसंख्या कितनी है? 600 अरब। अभी हैं तो 8 अरब कही हाल तो अभी माने कुछ वही 10 साल पहले हैं। कैसे पूछी? तो माने हम जो लिखवाए वर्तमान तो वर्तमान देगा, अभी नहीं दे सकता है हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ जनसंख्या क्या है? ठीक है, ओके। जनसंख्या का अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? वे कारक जो किसी नए स्थान पर आकर्षित करते हैं। जैसे रोजगार। हाँ बस संख्या। अधिक संख्या। रोजगार, शहरीकरण। और बताइए एक आध। सुरक्षा। ठीक है, अगला सवाल बताइए आप हमको। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। जनसंख्या घनत्व के परिभाषा बोलिए। कोई तो है। हाँ बोलिए। हाँ तो जनसंख्या केकरा कहल जाए? बैठिए, बैठले बताइएगा। जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक की परिभाषा बताइए। आप तो बगले में हैं, बता रहे। तब बोलो जल्दी। वे कारक जो लोगों को इस स्थान पर छोड़ने के लिए मजबूर करते उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष। उदाहरण। बेरोजगार। हाँ असुरक्षा। हाँ। अब अपकर्ष कारक बताइए।
जो लोगों के नए स्थान पर जाने के लिए, जैसे रोजगार सही। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताइए। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, बांग्लादेश। महादेश, महादेश एशिया। सबसे कम जनसंख्या वाला देश, क्या वाला देश? वेटिकन घनत्व में देश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, फिर से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, कम देश घनत्व वाला देश सबसे कम। 3 घंटा ऐसे से कुछ घूम रहा है। हाँ, महादेश कौन है? महादेश सबसे कम ऑस्ट्रेलिया। ओके, अभी विश्व की जनसंख्या कितनी है? एशिया महादेश में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? चलिए, तो उसको ऑफर है एक चीज, उसको पूरा घंटी दे रहे हैं, उसके बाद सुनेंगे, पूरा घंटी में वो याद कर सकती है, ठीक। और उसके बाद उसको लतियाएंगे बढ़िया से। अभी मैं तो लगभग सबके नाम लिखाइले है। हम सब से बताएं। हाँ, तू ना तो सही तो बताएं। एकदम तू बुद्धि है, एकदम आर्य सत्य बोले वाला आदमी। चलिए आ जाइए, हम लोग भूगोल में पिछले सप्ताह में ही शुरू करके बंद कर दिए थे विश्व की जनसंख्या वितरण के बारे में, जहां हम लोग जनसंख्या किसे कहते हैं, विश्व में जनसंख्या एशिया में कितना निवास करता है, जनसंख्या घनत्व क्या है, किस महादेश की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, किस देश का ज़्यादा है, विश्व भर में कम वाला भी सब देख लिए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक अपकर्ष कारक कहलाते हैं और एक प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक वो है जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे अगर रोजगार की व्यवस्था हो, औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, कहीं खनिज मिल जाए, कृषि वाला मैदान हो, समतल भूमि हो, तो ये सब अपकर्ष में आता है। उसके बाद बताए थे जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक, जिसके वजह से जनसंख्या उस जगह को छोड़ देती है, जैसे कोई दंगा हो जाए, ठीक, कोई युद्ध की स्थिति बन जाए, असुरक्षा जिसको हम कहते हैं, बेरोजगारी हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे स्थिति में लोग उस जगह को छोड़ने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। समझ गए? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोगों को आज पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि, ठीक। कुछ और पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आप लोगों को पूछते हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद हम आप लोगों को कॉपी पर लिखवा देंगे बुक में से, ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है। बाकी अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि, और आज सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को खाली परिभाषा पढ़ना ही है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, उसमें भी एक वास्तविक जन्म दर क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे करके तुमको आएगा। प्रवास क्या है, प्रवास के 2 कारक होते हैं, उन कारकों को पढ़ना है, उत्प्रवास और आप्रवास किसे कहते हैं, बस यही सब है, ठीक। तो दिमाग शांत रखिएगा, भूगोल में थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ाने लगते हैं, और एक एक करके चीज को समझिएगा। जब तक वो टॉपिक ना समझ में आए अगला नहीं पूछना है। हो सकता है अभी समझे आप और अगले भूल गए, वो अलग बात है, लेकिन समझाते वक्त आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं, तो सेम टू सेम, मतलब भुला गई, तो सेम टू सेम वही चीज़ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, इसीलिए तो वीडियो की व्यवस्था की गई है कि आप देख लीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा, एक शब्द के भी चेंजिंग नहीं होगा। बढ़िया समझ लिए उसको, ठीक। औद्योगिकरण हम पढ़ा दिए थे, जिसके वजह से जनसंख्या परिवर्तन होता है। अगर औद्योगिकरण है तो जनसंख्या बढ़ेगा, औद्योगिकरण नहीं है तो जनसंख्या घटेगा। अन्य कारण में भी हम आपको बता दिए थे कि कौन कौन है। हम लोगों को पढ़ना कहाँ से है, जनसंख्या वृद्धि से। तो देखो, अगर पूछे जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो पहले का यहाँ पे क्या लिखना है, जब किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या समय के साथ बढ़ती है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अभी 10 बच्चे हैं और कल यहाँ 15, उसके बाद 20, 25 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। लोगों की बढ़ने की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक। अब जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, तो उसको जानिए। किसी निश्चित समय में, मान लो जैसे 1 वर्ष में किसी क्षेत्र में नवजात शिशुओं की संख्या और मृत्यु लोगों की संख्या के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लो
यहाँ पे हम गिने 1000 लोग एगो अपने गांव में, ठीक। उस 1000 में देखे कि 800 बच्चे यहाँ का हुए हैं, नहीं 800 लोग हैं, ठीक। पहले 1 मिनट शांति रहो, फिर तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, डेटा आराम से लेना पड़ेगा ना तो कंफ्यूजन। किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में नवजात शिशुओं की संख्या और मृत्यु लोगों की संख्या के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या कहते हैं। अब समझो, अभी हम गलत बता रहे थे। मान लो तोर गांव में, अरे यार कोई बैठल है का कन, तोर गांव में 2025 में पूरे वर्ष में 1000 बच्चा का हुआ जन्म लिया है, और तोर गांव में बूढ़ा बुजुर्ग जवान सब मिलाकर के 300 आदमी मर गया, तो टोटल तोर गांव में जनसंख्या बढ़ा कितना? 700 ना बढ़ा जी? आए, इसी को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि, ठीक। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, समझ गए? प्रकृति द्वारा बढ़ा है। प्रकृति ने 700 लोगों को जन्म दिया, 1000 लोगों को जन्म दिया, 300 लोगों को ले लिया, तो असल में वो गांव में कितना जनसंख्या बढ़ा? 700। तो ये हो गया प्राकृतिक वृद्धि, क्योंकि जन्म देना और मारना किसके हाथ में है? तो ये प्राकृतिक वृद्धि है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये बात है, ठीक। अब अगला टॉपिक पाइए। अब होता है यथार्थ वृद्धि या वस्तुगत वृद्धि। जब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ प्रवास से हुए जनसंख्या के परिवर्तन को मिलाकर गणना करते हैं तो उसको हम कहते हैं वास्तविक, यथार्थ। जैसे मान लो अभी हमने निकाले ना कि 1000 बच्चा जन्म लिया, 300 आदमी तो गांव के मर गया, बचा कितना? 700। अब मान लो 100 आदमी बाहर से आ गया था, ठीक, तो कितना हो गया? 800। अब 50 लोग काम के तलाश में गांव से बाहर चला गया, तो वो घटा दो तो कितना आया? 750। यही है तुम्हारा क्या चीज? असली जनसंख्या। समझ गए? यथार्थ इसी को कहते हैं। 1000 जन्म लिया, 300 मर गया, बचा 700। 700 में 100 नया व्यक्ति आया अपने गांव में या काम के तलाश में, और 50 लोग यहाँ से काम के तलाश में चला गया, तो सब जोड़ घटाव करके जो अंततः आया वही मेरा क्या है? यथार्थ जनसंख्या वृद्धि है, असली है। समझ गए? अब है जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि। ये पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे भारतोला, तो इन दोनों बता दिए हैं कि जब जन्म दर ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या का होगा? बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक वृद्धि। और जब मृत्यु दर ज्यादा हो और जन्म दर कम हो तो जनसंख्या घटेगा, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। किताबी भाषा में बोलना हो तो जब किसी क्षेत्र की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और जब किसी क्षेत्र में जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो जाए तो उसे हम जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो गया? अब जनसंख्या को परिवर्तन करने वाले 3 कारक हैं। एक है जन्म दर, एक है मृत्यु दर और एक है प्रवास। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी है तो या तो वहां पे जन्म दर बढ़ा होगा, या मृत्यु दर कम हुआ होगा, या प्रवास बढ़ा होगा। तीनों चीज समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ की जनसंख्या बढ़े तो 3 ही कारण है, या तो यहाँ पे नए बच्चे आ जाएं और पुराने बच्चे नहीं जाए, यानी मृत्यु दर ना हो, तो गेले यहाँ से तो मर गेले, ठीक। तो पुराना बच्चा जाए नहीं और नया बच्चा आ जाए तो क्या हो जाएगा? जन्म दर। या मान लो किसी दूसरे कोचिंग से छोड़ के और हमारे कोचिंग में पलायन कर जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उससे भी यहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा। और जनसंख्या घटेगा तो क्या होगा? मान लो नया बच्चा आ नहीं रहा है, अब पुरानका बच्चा यहाँ से छोड़ के भाग रहा है, मर उड़िया जा रहा है, चाहे प्रवास कर जाए दूसरे कोचिंग में, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये जनसंख्या बढ़े या घटे उसमें होगा यही 3 गो कारण। जन्म दर मृत्यु दर तो अलग हो गया, प्रवास को प्रभावित करने वाले में वो सब आ जाता है, अब कर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अगर वहाँ पे सुविधा है तो प्रवास होगा, लोग वहाँ पे आएंगे, और अगर सुविधाएं नहीं होगी तो लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो चाहे लोग आए चाहे लोग जाए उसको कहते क्या है? प्रवास ही कहते हैं। प्रवास के आगे 2 गो थी है
रूप है। जो लोग आता है उसको कहते हैं उत्प्रवास, और जो चला जाता है उसको कहते हैं अप्रवास। समझ में आया? ना गोल गोल हो गया। देखो हम बता रहे हैं, ये दोनों के तो क्लियर हो गया, जन्म लेगा मरेगा, जनसंख्या घटे बढ़ेगा। एक और है जो घटाता और बढ़ाता है, वो कौन है? प्रवास। और प्रवास वाला के थोड़ा सा अलग है इसके मामले में, तो प्राकृतिक है दोनों, ये हमारा है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमने के पटना है ना जी, पटना में रोजगार के व्यवस्था है ना, शिक्षा की व्यवस्था है ना, बढ़िया सड़क सुविधा है ना, एयरपोर्ट की व्यवस्था है ना। बताइए सब अपकर्ष कारक है कि प्रतिकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज जनसंख्या को अपनी ओर खींचेगा कि भगाएगा? खींचेगा। खींचेगा। तो हमने के मान लीजिए यहाँ पे आरा है, ठीक, तो आरा से लोग यहाँ पे आएंगे, आ गए, तो आने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्प्रवास। समझ गए? इसका कारण क्या है? उत्प्रवास क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं हैं, अपकर्ष कारक है, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, इसलिए यहाँ से लोग यहाँ पे आए। कहाँ है जी? 10th के है, तोड़ वाला के हमारा ना पता। चलिए देखो इधर, तो यहाँ आरा से यहाँ पे लोग आया, तो आरा के लोग इसको क्या कहेंगे? उत्प्रवास। यहाँ मान लो एगो लड़का था ए नाम के, तो ए नाम के लड़का आरा से आ गया पटना, तो आरा के लोग कहेंगे ना कि ए नाम के लड़का क्या हो गया, यहाँ से उत्प्रवास कर गया। और पटना के लोग क्या कहेंगे कि ए नाम के लड़का के यहाँ पे अप्रवास हो गया। जहां से निकलता है वहां उत्प्रवास, जहां पहुंचता है वहां पे अप्रवास। हमने यहाँ अजमा में है ना, अजमा से जब हम पलायन कर जाए पटना, तो अजमा के तू लोग हमको क्या कहेगी कि सर जी का उत्प्रवास हो गया, वो यहाँ से चले गए। और पटना जब जाएंगे तो वहां का लेकिन क्या कहेगा कि सर जी के अप्रवास हो गया, वो यहाँ आके बस गए। अब इन दोनों को, चाहे उत्प्रवास हो चाहे अप्रवास हो, उसको प्रभावित करने वाले दो कारक, एक अपकर्ष कारक और एक प्रतिकर्ष कारक। यहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं थी, प्रतिकर्ष कारक बन गया, और पटना में रोजगार की सुविधा थी, अपकर्ष कारक बन गया, इसलिए हम वहां पे चले गए। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो तुम लोग क्या बोलेगी? मेरा क्या हुआ है? उत्प्रवास हुआ है। और पटना जब पहुंचेंगे तो वहां के लोग हमको क्या कहेंगे? अप्रवास हुआ है। समझ गई? तो ऐसे याद रखना कि हम घरे से निकले तो वहां से मेरा उत्प्रवास हो गया, जहां हम पहुंचे वहां पे अप्रवास हो गया। और उसको परिभाषा बना के लिख देना कि जब कोई व्यक्ति अपने जगह को छोड़ता है तो उसे हम कहते हैं उत्प्रवास, और जिस नई जगह पे जाता है उसको कहते हैं अप्रवास। समझ गई? वो आगे मिलेगा। तो जनसंख्या परिवर्तन को कौन कौन प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों में से कोई प्रभावित करेगा। इसी की वजह से जनसंख्या बढ़ता या घटता है। अब अगर पूछे जन्म दर क्या होता है, तो किसी देश में, क्षेत्र में एक वर्ष में जन्म लेने वाले कुल लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? डेटा रखना है 1000, परिभाषा लिखते वक्त कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 लोगों में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं या जन्म दर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको 1000 लोग तो अपन गांव के चुनी, ऐसे उठाई, ठीक, और उसमें से मान लो 200 लोग ऊँची है, नया है, तो यही उसका क्या है? जन्म दर है। लेकिन जन्म दर का एक चीज और है, इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो पूछेगा ना कि तोर गांव में कितना प्रतिशत जन्म दर बढ़ा, तो काम करो, टोटल जनसंख्या कितना हुआ? 1000, उसमें नया कितना आया? 200। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? तो 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, यानी तोर गांव के जनसंख्या वृद्धि दर कितना गया? यानी एक साल में 20% तोर गांव के जनसंख्या बढ़ जा रहा है। बहुत ज्यादा है, तना बढ़े के चाहिए, ठीक, समझ गई? अब मृत्यु दर निकालना हो तब मान लो ये 1000 में से 100 लोग मर गया था, तो अब इसका निकाल दो, मृत्यु दर कितना गया? 10%। यानी हर 1000 में से 10 व्यक्ति, 10 नहीं 100 व्यक्ति
हाँ, 1 साल में 1000 में 100 व्यक्ति का हो गया तो मर गया, तो वो कहला गया मृत्यु दर। और 1000 में 200 व्यक्ति नया जन्म लिया 1 साल में, तो वो क्या कहला गया? दोनों क्लियर है? बाकी परिभाषा आप लोगों को याद कर लेना है कि किसी देश या क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्म लेते हैं जीवित बच्चे, मरल नहीं, जिंदा बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? जो मर गया वो तो मृत्यु दर में चला जाएगा, तो ये हो गया जन्म दर। और किसी देश या क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। इस सबको दर्शाते हैं किस रूप में? तो प्रतिशत के रूप में। ऑब्जेक्टिव करवाए हैं पिछले क्लास में, ठीक, जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें। अब है शिशु मृत्यु दर। खाली बच्चा के सोचो, अभी हम ये 1000 लिए, उसमें खाली बच्चा था, इसमें हम अपने गांव के सभी लोग के लिए और उसमें देखे कि नया बच्चा कितना जन्म लिया है, वहां से निकाले थे। मरने वाले में भी गांव के सभी लोग के लिए और उसमें देखे कि जन्म लेने वाला मरने वाला कितना है, ऐसे करके हम जन्म और मृत्यु निकाल दिए। अब की खाली क्या लेना है? पूछ रहा है शिशु मृत्यु दर। तो हम देखेंगे कि हमारे गांव में 1 साल में, जुमना किए जी, हाँ, तो हम देखेंगे क्या कि मान लो मेरा गांव है, तो हम देखेंगे कि हमारे गांव में 1 साल में 1000 बच्चों में, अरे यार स्थिर रहना, क्या देखेंगे जी? मेरा गांव है या मेरा कोई भी क्षेत्र है, वहां पे 2025 में जो 1000 बच्चा जन्म लिया उसमें से कितना जीवित है और कितना मर गया है, इससे निकालते हैं शिशु मृत्यु दर और शिशु जन्म दर। अगर मान लो 1000 में से 100 गो मर गया तो कितना बचा? तो 900 उसका क्या रहा? जन्म दर। इसको परसेंटेज में हम बदल सकते हैं उसी फॉर्मूला पे। और 100 गो मर गया तो ये क्या रहा? शिशु का मृत्यु दर की 1000 में से 100 को बच्चा क्या हो रहा है? मर जा रहा है और 900 जीवित रह रहा है। तो ऐसे निकालते हैं शिशु मृत्यु दर और शिशु का जन्म दर, खाली बच्चा को लेकर के, ठीक। अब एक है तुमको वास्तविक, कंफ्यूज हुई है सना? हाँ, एक गो डेटा है, सब याद करे पड़ेगा परिभाषा। खाली देखो, किसी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या में किसी वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और उसी वर्ष उनमें से मृत शिशुओं की अंतर को वास्तविक जन्म दर कहते हैं। बताओ, यहाँ पे अभी हम बताए थे कि तोर गांव में मान लो 1000 बच्चा जन्म लिया, तो ये जन्म दर हो गया। 100 को मर गया, ये क्या हो गया? मृत्यु दर हो गया शिशु का, ठीक। अगर तोर गांव में 1000 बच्चा जन्म ले रहा है तो वो हो गया तोर गांव के शिशु का जन्म दर। और अगर उसमें से 100 को बच्चा मर गया तो वो हो गया तुमको मृत्यु दर। बचा कितना? 900। तो यही है वास्तविक दर, वास्तविक जन्म दर। ये हो गया शिशु का जन्म दर, ये हो गया मृत्यु दर और ये हो गया वास्तविक जन्म दर। हाँ, वास्तव में कितना बच्चा है तुम्हारे पास? 900। वास्तव में जन्म तो लिया 1000, लेकिन है असल में कितना? अब 900। तो जन्म दर ये हुआ, मृत्यु दर ये हुआ और वास्तविक ये हुआ। वैसे ही डेटा बढ़ते जाएगा, जब क्षेत्र बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो डेटा भी बढ़ जाएगा। हम 10,000 पे निकाल सकते हैं, 1 लाख पर निकाल सकते हैं, 1 करोड़ पर निकाल सकते हैं। छोटे से डेटा से हम समझ गए। ये क्लियर हुआ? तीनों चीजें क्लियर हुआ मियाँ? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत ना नू वहीं करना चाहिए। हाय राम, अरे राम रे राम, इहोला में तो फंसबे जाके। फंसना कुछ नहीं, पीछे वाला समझ लेना ओकरे है, खाली नामवा बदल है। अपरिष्कृत जन्म दर और अपरिष्कृत मृत्यु दर, खाली नाम के अंतर है। देखो इतना पढ़ ले। किसी क्षेत्र में 1 वर्ष में 1000 औरतों में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या को, वो वाला है, खाली इसमें क्या कर देना है? औरत जोड़ना है। अब बताओ 1000 बच्चा के जन्म 1 साल में एक ही औरत न देगी? 1 साल में 2 को दे देगी, एक ही को न देगी जी। तो कभी कभी जैसे मान लो अभी हम पीछे पढ़ा है ना कि तू अपन गांव में 1 साल में 1000 बच्चा के जन्म दर निकालो। तब बताओ 1000 बच्चा के जन्म हुआ, कै गो माँ देगी? 1000। 1 आध गो रेयर केस में कहीं जुड़वा हो गया, नहीं तो 1000 के तो 1000। तो जब 1000 औरतों में
जब 1000 औरत बच्चे को जन्म दी और उसमें जो जीवित बच्चा पैदा हुआ उसी को हम कहते हैं अपरिष्कृत जन्म दर। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि कई सारे महिलाओं का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, तो उसको तो हम जन्म दर में नहीं गिनेंगे। खाली जो जिंदा हो के हमारे गांव में है उसी को ना गिनेंगे, और जो हॉस्पिटल में मर गया तो उसको नहीं गिनते हैं। तो अगर उसको गिनना हो तो उसको जब गिनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपरिष्कृत जन्म दर। समझ गई? वहां से लेकर के कि खाली जिंदा कितना आया, अब मर गया उसको हम कहते हैं अपरिष्कृत मृत्यु दर। समझी? 100 गो बच्चा तो गांव के औरत 100 गो डिलीवरी हुई, ठीक, उसमें से मान लो 10 गो बच्चा, 10 गो नहीं 15 गो मान ले, खाली 10-10 कहला, 15 बच्चा हॉस्पिटल में क्या हो गया? मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ, तो ये कहलाएगा 15 को का चीज? अपरिष्कृत मृत्यु दर। और जो जन्म लिया तो बच्चा क्या वो 85 गो ना जी जिंदा, इसको क्या कहेंगे? अपरिष्कृत जन्म दर। और इस पूरी को क्या कहेंगे? खाली जन्म दर कहेंगे। 100 गो बच्चा जन्म लिया तो ये हो गया जन्म दर, ये हो गया अपरिष्कृत मृत्यु दर, ये हो गया अपरिष्कृत जन्म दर। समझ गई? अब है जीवन प्रत्याशा, इजी है, समझो। ये बताओ तूने इतना लइकन है क्या सब बराबर जिएगी? जिएगा? कोई पहले हूँ मर जाएगा, कोई बाद में मरेगा, हो सकता है कोई आज जाए धक्का लग के मर जाए, ट्रैक्टर ट्रक से चपा के, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो, देखो जीवन प्रत्याशा क्या होता है। मान लो एक जिया 10 साल, एक जिया 15 साल, एक जिया 20 साल और एक जिया 35 ले ले, कहला जल्दी मूवी, ठीक। टोटल कै गो है? 4। जोड़ो तो कितना हो रहा है? 25 और 20 45, अब 45 से हो गया टोटल 80, और 80 में 4 से दे दो भाग, तो कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। यानी कि अब इसको हम ले नहीं रहे हैं, अब समझो। यानी तुम्हारे यहाँ का जीवन प्रत्याशा क्या हुआ? ये औसत आयु बता रहे हैं कि तुम 4 लोगों का औसत आयु कितना है? 20। यानी कि अगर देखा जाए तो औसत में सब 20-20 साल जी रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब 20 साल जिएगा। औसत में है कि 20 साल तक खींच लेता है सब। देखो तो ये 15 के पास पहुंचले है, ये 20 पर है, ये 35 पर गेल है, तो औसत में है कि जी लेता है लोग 20 साल, लेकिन कोई 10 साल में मर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। कि किसी क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों की औसत आयु को ही हम क्या कहते हैं? अभी हम 4 गो के निकाले, इसका औसत आयु कितना आया? 20 वर्ष। तो ये है इसका जीवन प्रत्याशा। भारत में जीवन प्रत्याशा कितना है? 65 वर्ष। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का हर एक व्यक्ति 65 वर्ष जीता है। कोई 100 जीता है, कोई 50 जीता है, कोई 25, कोई 10 पर निपट जाता है, कोई 45 पर जाता है, कोई पूरे 65 पे चला जाता है। लेकिन सब का एक हम डेटा निकाले औसत ऐसे, तो कितना आता है? 65 वर्ष। वही ब्रिटेन में कितना है? 72 वर्ष। समझ गई? अब ब्रिटेन में स्वास्थ्य सबके व्यवस्था है, खाना पीना के व्यवस्था है, तो लोग लंबा जी जाता है। हमने के धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे जब ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही है तो ये जीवन प्रत्याशा या औसत आयु भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। अपना व्यक्तिगत सोचे तो फायदेमंद है, कौन अपने करीबियों को दूर होने देना चाहता है कि पास रहे। लेकिन ये बढ़ते जाएगा तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, खतरा है। समझ गए? अब आइए प्रवास। सिंपल परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पे आता है या जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाएगा? तो तूनी के बिया होगा तो चल जाएगी, तो प्रवास हो गया। यहाँ पे जनसंख्या घट जाएगा, वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगा। यहाँ से होगा उत्प्रवास और वहां हो जाएगा अप्रवास। समझ गई? तो रोजगार के तलाश में जा सकता है, शिक्षा की तलाश में जा सकता है, बेहतर सुविधा सुरक्षा की तलाश में जा सकता है। किसी भी कारण से जब जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह पलायन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अंग्रेजी में इसको माइग्रेशन कहते हैं। समझ गई? तूनी का स्कूल में मिला होगा एगो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ना देखी है?
बिल्लू करते ना होता है हमसे का ना तो अभी ना मिलेगा, ना सॉरी अभी ना मिलेगा, अगला साल मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का माइग्रेशन मतलब क्या होता है? प्रवास, यानी उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह। तो आप लोग जिस स्कूल से 10th का एग्जाम दिए, क्या वो स्कूल छोड़ दिए तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हाँ, क्या कि जब तक वो नहीं लीजिएगा एडमिशन में नहीं होता है। वो स्कूल छोड़े कि नहीं पहले दिखाइए। तो अगला साल आप लोग छोड़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा क्या चीज? माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रवास प्रमाण पत्र कि हम इस बच्चा को यहाँ से प्रवास कर दिए, आप अपने यहाँ इसको आप प्रवास की, आओ हमारा भी प्रवास कर। ठीक, आप प्रवास मतलब आइए मेरे यहाँ प्रवास कीजिए। तो प्रवास के 2 प्रकार हैं, बता ही दिए हैं अभी तुम लोगों को। एक का नाम है उत्प्रवास और एक का नाम है आप्रवास। उत्प्रवास किसी स्थान से लोगों का बाहर जाना उत्प्रवास कहता है, और किसी स्थान पर बाहर से लोगों का आना आप्रवास कहलाता है। हम यहाँ से बाहर गए तो उत्प्रवास, और कोई वहां से यहाँ आया तो आप्रवास। समझ गए? अब प्रवास के भी 4-5 तरीके हैं। कौन कौन प्रवास होता है? एक होता है आंतरिक, अपने क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर में तू प्रवास कर रही है, रोजगार वगैरह के तलाश में काम करने के लिए जा रही है, तो उसको कहते हैं आंतरिक प्रवास। जैसे हमारी दीदी है, घरे वाला ठगुड़ा आके रह गई कहाँ? अजमा। किस लिए? कि अपना यहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर खुले हुए बढ़िया से चले। तो वो कौन सा प्रवास की है? आंतरिक। वो 10 किलोमीटर के रडारे में है, तो उसको क्या कहेंगे हम? आंतरिक प्रवास। एक होता है अंतरराज्यीय प्रवास, अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम लोग का पटना जिला घर है, हम जाके बस गए औरंगाबाद रोजगार के तलाश में, चले गए मुंगेर या किसी और जिले में, किसी और शहर में, लेकिन है बिहार में, तो उसको क्या कहेंगे? अंतरराज्यीय प्रवास। क्लियर हुआ मियाँ? वहाँ मुँह ताकि थी, समझ ले। बियाह हो के 10 किलोमीटर के अंदर में रह गए तो आंतरिक प्रवास। अब बियाह हो के चल गए दोसर जिला में तो हो गया अंतर राज्यीय प्रवास। 10 किलोमीटर से बाहर है। धनबाद कहाँ है? तो एक अंतरराज्यीय प्रवास ना होली है, एक दोसर प्रवास होता है। रुक देखाबो तूनी के। ठीक, बिहारे में रह जाती ना हल, बिहार शरीफ जाके, तब का होती हल? अंतरराज्यीय प्रवास। समझी? क्लियर हुआ? अगर बियाह हो के तू नवतेपुर के एरिया में रह गेले, थाना नवतेपुर तोड़ है, घरे से 10 किलोमीटर के दूरी पर, तो उसको क्या कहेगी? आंतरिक प्रवास। आए अगर बियाह हो के छुछुंदरा लेके चल गलो दोसर जिला, कि पटना जिला घर हो, आरा जिला में बियाह हो गलो, तब का हो गया? वो हो गया अंतरराज्यीय। बिहार से बाहर नहीं गई है बिहारे में, बस दूसरे जिला में चली गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतरराज्यीय प्रवास है। और उसके बाद आएगा तुमको एक अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों अलग अलग होता है। हाँ, तो मान लीजिए बियाह हुआ बिहार में, चल गए धनबाद झारखंड में, तो उसको कहते हैं अंतरराज्यीय प्रवास। एक राज्य से दूसरे राज्य में चल गए, बियाह हो के उत्तर प्रदेश में, उन्हें के तोर हस्बैंड हलो, उन्हें चल गई, तो तोर का हो गया? अंतर। तो अंतर और अंतर में समझ आया? ये दोनों में फर्क है, देखे में एक जैसा लग रहा है। अंतर मतलब अपने राज्य में ही रह गए, और अंतर मतलब अपने राज्य से बाहर चले गए बियाह करके। अब मान ले जिंदगी में पढ़ लिख गए, बढ़िया इंजीनियर बन गए एकदम सॉफ्टवेयर, आ लड़को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन काम करी थी अमेरिका सऊदी अरब में, तब बियाह करके वो कहाँ लेके चले तू? तोरा अमेरिका सऊदी अरब तक, तू भारत में है, चल गई दूसरे देश, तब बियाह करके जब चल गए दूसरा देश, तो उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ई देश से सीधे उ देश में, यहाँ से उत्प्रवास हो गए, वहां पे जाके आप्रवास हो गए। चारों चीज समझ में आया? 4 गो है कि 5 गो है? आंतरिक, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। समझ गया? ब्याह वाला बातें से याद रखी हैं। क्लियर हो गया ना? अब जब प्रवास होता है
तो उसका अच्छा परिणाम के साथ साथ बुरा परिणाम भी होता है। बुरा परिणाम का होगा, कहीं पे भी जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, मान लो अजमेर में आके ज्यादा लोग बस गया तो गंदगी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वायु जल ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरी डकैती जैसन क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका दुष्परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, हाँ एकदम होता है। उसके बाद पेयजल की संकट होगा कि नहीं होगा? शिक्षा के भी हो सकता है, ज्यादा जनसंख्या है तब लाइन लग रहा है, एडमिशन न मिली थे, इसका तो एकदम निश्चित रूप से होना है। इसका नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन इसका तो होना ही है। गंदगी फैलेगा तो बीमारी भी, और जल मल निकासी के भी दुविधा हो जाएगा। नली गली करने बनेबा, ओकर जमीन नीचा में है तो ऊंचा में हवा तो ओकर में है, कैसे नली निकाल ही न देते बा, समझ गए? तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और आता है, क्षेत्रीय संकीर्ण भावना, कि हमर इलाका में तू करने से आके बस गए, और इसके वजह से लड़ाई झगड़ा दंगा जैसा घटना भी होता है। तो प्रवासन के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतने था। आज वाला क्लास समझ में आया? हाँ, क्योंकि खाली प्रवासी वाला समझे में आया। बिया वाला अच्छा लगी था होता घड़ी चौका पर बैठल बैठल मरवा में तो सोची है कि हमार आंतरिक प्रवास हुई थे कि अंतरराज्यीय प्रवास हुई थे कि अंतरराज्यीय प्रवास कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास, कौन होला थे? तो पंडित जी से पूछे कि आई पंडित जी जो हमारे प्रवास तू करवैले हो, ये कौन सा प्रवास मेरा हो रहा है? यहाँ से तो हम उत प्रवास करके वहां अप्रवास हो जाएंगे, लेकिन है कौन वाला, समझ गए? तो देखो ये सब चीजें पढ़ी नहीं जाती है, ऐसे ही याद रखना है। अब जैसे एकर बहन के बिया होइल है, अब सुन, एक बहन विदा होते, एकर बहन विदा होते तो का सोचते कि बहन हमर यहाँ से जाए थे तो एकर हो गई उत प्रवास, अपन ससुराल जती तो वहां पे हो गई अप्रवास। ससुराल एकर 10 किलोमीटर के अंदरे है तो हो गई आंतरिक प्रवास। बाहर चल जाती हल दूसरा जिला में तक हो गया इसको अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास दूसरे राज्य में चल जाता, उत्तर प्रदेश जाके बस गई, चाहे दिल्ली ढाका। अच्छा चल बताओ हमारे कमली, अब इसे बताओ, कमली के हमें बिया होगा, विदा होके जाएगी, वो कौन सा प्रवास होगा? बिया कहाँ हुई थी? कितना दूर के अंतर है? 6 किलोमीटर के अंदर में लोदीपुर, 6 किलोमीटर। कौन सा प्रवास है ये? आंतरिक प्रवास। नौकरी कहाँ कर रही है? जिला लंती तो न बैल, दिल्ली। दिल्ली का बिहार में है, अलग है। कौन सा प्रवास होगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। मैडम एक झपड़ खींच के, अंतरराज्यीय प्रवास, समझी? भैया रहते हैं मुंगेर, बिहारे में है, कौन सा प्रवास किए हैं? अंतरराज्यीय प्रवास। देखो हम कोमली के 2 प्रवास है, एक है आंतरिक, बिया होकर के जहां जाएगी वहां पे क्या होगा? आंतरिक, 10 किलोमीटर के अंदर में है, ठीक। जहां पे भी जॉब कर रही है वो है अंतरराज्यीय, क्योंकि वो बिहार से बाहर है। अब बात करो भैया के, तो भैया है मुंगेर में, जो कि बिहारे में है, तो वो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय। और हम बियाह करके लाएंगे दूसरा देश से, तो हमारे जो पत्नी आएगी उसका क्या हो जाएगा? हाँ, कैलिफोर्निया से लाएंगे तो उसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। चारों चीज समझ गई? क्लास खत्म की जाए। तो आज कितने था आप लोगों को समझ में आया? चलिए अभी नहीं, कुछ लिखवाएंगे, लिखवाना है बुक में से जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जाइए ओवर करते हैं।